तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 रिवाइज करने जा रहे हैं हम इस सेशन के अंदर। बेटा कैसे रिवाइज करेंगे, आपकी स्टडी मटेरियल के अंदर ही आपके इंस्टीट्यूट ने बड़ा अच्छा एक समरी दे रखी है, सारांश। हम पहले वो रेफर करेंगे, सारांश रेफर करने के बाद देन बेटा वी विल बी रेफरिंग योर क्वेश्चंस। ठीक है जी। चलिए बेटा शुरू करेंगे मेरे साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा फाइव फाइव का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इज बेसिकली योर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बेटा इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि कैसे क्लासीफाई करना है और डिस्क्लोजर कैसे देके चलना है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर। ठीक है, कुछ आइटम्स का, ताकि आप जो भी एंटरप्राइज है वो प्रिपेयर करे और प्रेजेंट करे स्टेटमेंट। जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूनिफॉर्म बेसिस के ऊपर प्रेजेंट करें। ये स्टैंडर्ड बेसिकली रिक्वायर करता है कि आप कैसे क्लासिफाई करके चलोगे और डिस्क्लोज करके चलोगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, और डिस्क्लोजर कुछ एक आइटम्स का विद इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्डिनरी एक्टिविटी से। ठीक है, फिर ये भी बताएगा कि ट्रीटमेंट क्या होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, और क्या क्या डिस्क्लोजर आपको देके चलने हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के रिगार्ड। अच्छा ध्यान रखना, ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो टैक्स इंप्लीकेशन के साथ डील नहीं करना। जो भी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, या चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, या फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं फॉर जिसके लिए एप्रोप्रिएट हम एडजस्टमेंट करते हैं, इनकी जो टैक्स इंप्लीकेशन है उसके साथ ये स्टैंडर्ड डील करके नहीं चलेगा। आगे आता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। कहेंगे जो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड होता है, कहेंगे उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। उसके अंदर बेटा ये कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स कहाँ डिस्क्लोज करे जाते हैं? ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आपको ये कंपोनेंट डिस्क्लोज करने होते हैं। ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, चलो बढ़े आगे। बेटा अभी इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। नाउ व्हाट इज दिस प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज? कहेंगे एक्टिविटीज जो कि एक एंटरप्राइज अंडरटेक करती है, मतलब उसके बिजनेस का हिस्सा होता है। ठीक है, मतलब जो आप कह सकते हो नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेड के अंदर वो करता है, ऐसी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एंटरप्राइज एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, और सच रिलेटेड एक्टिविटीज जिसके अंदर एंटरप्राइज एंगेज होता है इन फर्दरेंस ऑफ, या जो कि इंसिडेंटल है, या एक्टिविटीज जो इन एक्टिविटीज से अराइज हो रही होती है। जैसे बेटा आपने क्या करा, कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है ऑन द सेल ऑफ द गुड्स, आपने गुड्स बेचे हैं उसके ऊपर कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो क्या है? आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का एग्जांपल है। ठीक है, देन बेटा डिस्क्लोजर की अगर हम बात करके चले, कहेंगे जब भी कोई भी आइटम ऑफ एक्सपेंस या इनकम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर है फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, उसका साइज, नेचर और इंसिडेंस ऐसा है कि उसका डिस्क्लोजर जो है वो नेसेसरी है एक्सप्लेन करने के लिए, या रेलिवेंट है एक्सप्लेन करने के लिए कि परफॉर्मेंस कैसी है एंटिटी की। तो आपको वहां पर नेचर और अमाउंट जो है वो डिस्क्लोज करके चलना होगा सेपरेटली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ एक आइटम्स के लिए बेटा स्पेशल डिस्क्लोजर जो है वो हमें देकर चलना होता है। कौन कौन से आइटम्स हैं जिसके लिए हमें स्पेशल डिस्क्लोजर जो है वो देके चलेंगे? ठीक है, जैसे आपने इन्वेंट्री को राइट डाउन करा है एनआरवी के ऊपर, या फिर आपने रिवर्सल करा है राइट डाउन का, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्टिविटीज है ऑफ एंटरप्राइज, या कोई भी आपने प्रोविजन जो थी फॉर कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग उसको आपने रिवर्सल करा है। देन डिस्पोजल ऑफ आइटम्स ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट आपने बेचे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने बेची है, वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी में आएगा, ध्यान रखिएगा। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, कोई भी लेजिस्लेटिव चेंज है जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, लिटिगेशन सेटलमेंट है, या अदर रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस है। देन बेटा हमारे पास क्या आ जाता है? अगला पॉइंट आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन सी आइटम्स होती हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बेटा वो आइटम्स होती हैं जो क्लियरली डिस्टिंक्ट होती हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटी से। मतलब ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो पार्ट नहीं माना जाता बिजनेस का, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अकर। मतलब ये नहीं मान के चलते कि अकर होगी बिजनेस के अंदर। ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो क्या होगी? लो होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होती है? लो होती है। ठीक है, बट ध्यान रखना सिर्फ फ्रीक्वेंसी क्राइटेरिया नहीं होता है डिटरमिन करने के लिए कि एक आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन होती है उसकी डिपेंड करता है उसकी नेचर के ऊपर, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्लासिफिकेशन एक आइटम की कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर। तो इस क्लासिफिकेशन के लिए क्या चाहिए होगा? जजमेंट चाहिए होती है, एक प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए। ठीक है, तभी आप क्लासिफाई कर पाएंगे किसी आइटम को एज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो कह रहे हैं कोई भी इनकम और एक्सपेंस जो कि क्लियरली डिस्टिंक्ट है ऑर्डिनरी एक्टिविटी से ऑफ एंटरप्राइज, एंड दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रेकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली। कहेंगे जो एक्सपेक्टेड नहीं है कि फ्रीक्वेंटली रियकर होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंटली रेकर होगा वो। क्लियर है?
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर डिस्क्लोज करके चलेंगे एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है, और नेचर एंड अमाउंट जो है हर एक आइटम की वो सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना होगा इस मैनर में कि उसका जो इम्पैक्ट है करंट प्रॉफिट के ऊपर या करंट प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम वो परसीव कर सकें। क्या कहता है कि कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डिस्क्लोज करके चलना है, कैसे? एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। नेचर और अमाउंट जो है हर एक आइटम का आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना है किस मैनर के अंदर कि उसका इम्पैक्ट करंट प्रॉफिट या लॉस के ऊपर जो है वो परसीव करा जा सके। एग्जाम्पल्स क्या आ गए? एग्जाम्पल्स के अंदर आ गया, जैसे मान लेते हैं कि कोई केस हुआ तो अटैच कर ली प्रॉपर्टीज एंटरप्राइज की, ठीक है, या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, आइटम के। अब कह रहे हैं एक इवेंट और ट्रांजैक्शन में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर वन एंटरप्राइज। बेटा ऐसा हो सकता है कि एक इवेंट ऐसा हो जो किसी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और लेकिन किसी और एंटरप्राइज के लिए वो क्या है, ऑर्डिनरी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर अगर आपको याद हो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लेते हैं कि एक नॉर्मल एंटिटी है तो उसके लिए अर्थक्वेक या फ्लड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से अगर चल के चले उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, उनका तो काम होता है कि वो इंश्योर करके चल रहे होते हैं इसके लिए। इस तरीके से हरिकेन की अगर हम बात करके चलें तो हरिकेन जो है वो इंडियन कंपनीज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो सकती है, लेकिन अगर हम यूएस की बात करके चलें तो फ्लोरिडा जो होता है, फ्लोरिडा नाम का एक एरिया बेटा यूएस के अंदर, वहां पर हरिकेन लगभग हर साल आते हैं। साल में कई बार हरिकेन आ जाता है वहां पर, वहां के लिए वो क्या है, ऑर्डिनरी है, वहां के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। देन बेटा अगला पॉइंट इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, प्रायर पीरियड आइटम। नो बेटा प्रायर पीरियड आइटम की अगर हम बात करके चले तो प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है? प्रायर पीरियड आइटम बेसिकली इनकम और एक्सपेंस होते हैं जो करंट पीरियड में अराइज हुए हैं, किस वजह से? एज अ रिजल्ट ऑफ द एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। ठीक है, ऐसे इनकम और एक्सपेंस जो करंट पीरियड में राइज हुए हैं। क्यों हुए हैं करंट पीरियड में? क्योंकि पिछले साल में कोई ना कोई एरर या ओमिशन हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में इन वन और मोर प्रायर पीरियड। अब एरर जो हो सकता है वो किसकी वजह से हो सकता है? वो मैथमेटिकल मिस्टेक्स की वजह से हो सकता है। आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी गलत लगा दी, कुछ आपने मिस इंटरप्रेट कर दिया फैक्ट, या ओवर साइटिंग हो गया। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है, आपका एरर ओमिशन हो सकता है। कहेंगे जो भी नेचर और अमाउंट होता है प्रायर पीरियड आइटम का उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर, ताकि उसका इंपैक्ट करंट प्रॉफिट के ऊपर परसीव करा जा सके। ठीक है, बोलो बेटा यहां तक क्लियर है क्या? क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, अगला आ जाता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की अगर हम बात करके चलें, कहेंगे एक एस्टीमेट मे हैव टू बी रिवाइज्ड। अब हमें एक एस्टीमेट को कब रिवाइज करना पड़ सकता है? ठीक है, कॉन्सिक्वेंट टू द चेंजेस जो अक्कर हुए हैं सर्कमस्टांसेस के अंदर। आपने कोई एस्टीमेट बनाया था, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने डाउटफुल डेट्स के लिए एस्टीमेट बनाया, ठीक है, या फिर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट के लिए आपने कुछ एस्टीमेट हम बनाकर चलते हैं ना कि भाई एक हमने कोई फिक्स एसेट लिया है तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। आपने टैक्सेशन की प्रोविजन के लिए कोई एस्टीमेट बनाया, वारंटी के लिए कोई एस्टीमेट बनाया। तो जो कह रहे हैं आपने जब एस्टीमेट्स बनाया था, हो सकता है उसके अंदर कुछ चेंज हो जाए। एस्टिमेशन का मतलब होता क्या है समझेंगे। एस्टिमेशन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन इन कैलकुलेशन, है ना। एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है? अप्रोक्सीमेशन इन कैलकुलेशन। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप फाइनेंशियल्स बना रहे होते हो तो आप बहुत सारी आइटम ऐसी हो सकती है जिसको आप एग्जैक्ट एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। वहां पर हम क्या करके चलते हैं, एक रीजनेबल एस्टिमेट लेकर चलते हैं। ठीक है, अब एस्टिमेट अगर हम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आप यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट में लेकर चले, मैंने आपको बताया डाउटफुल डेट्स के लिए आप एस्टिमेट बनाते हो, इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस के लिए बनाते हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए बना लिया। एस्टिमेट्स किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिस दिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो एक प्रोफेशनल जजमेंट रिक्वायर्ड होती है कि भाई कितना एस्टिमेट करना है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि क्या एस्टिमेशन के अंदर चेंज करा जा सकता है? बिल्कुल। एस्टिमेशन के अंदर कब चेंज करा जाएगा? अगर सर्कमस्टांसेस के अंदर चेंज हो गया है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके अंदर चेंज हो गया, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल गई है और एक्सपीरियंस हमें मिला, ठीक है, कोई सब्सीक्वेंट डेवलपमेंट हुई है, तो इस वजह से आपका एस्टिमेशन के अंदर रिवीजन हो सकती है। ठीक है, अगर रिवीजन होती है एस्टिमेशन के अंदर, अगर रिवीजन होती है ऑफ एन एस्टिमेट, बेटा वो क्या माना जाएगा, ध्यान रखना, वो एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर गलती कर देते हैं बच्चे। अगर एस्टिमेट हमने रिवाइज करा है दैट इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं मानोगे, वो प्रायर पीरियड आइटम आप नहीं मान के चलोगे, क्योंकि वो कोई गलती नहीं है। एस्टिमेट जो होता है अगर आपने मतलब वो है कोई गलती नहीं है, वो तो प्रायर पीरियड आइटम में मत ले लेना उसको। ठीक है,
और इसकी अकाउंटिंग कैसे करके चलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट जो है वो कैसे करा जाता है, शुड बी अकाउंटेड प्रोस्पेक्टिवली। इसकी अकाउंटिंग कैसे करके चलेंगे, प्रोस्पेक्टिवली हम बेटा इसकी अकाउंटिंग जो है वो करके चलते हैं। ठीक है, जैसे रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एंड यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी, कहेंगे उसको हर साल हम क्या करके चलते हैं, रिव्यू करके चलते हैं एट द एंड। अगर एक्सपेक्टेशन पिछले साल से डिफरेंट है तो हम अकाउंटिंग के अंदर चेंज करके चलते हैं, उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट माना जाएगा। तो इफेक्ट क्या है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के, अगर इफेक्ट्स क्या क्या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के, उसको प्रॉफिट और लॉस निकालते टाइम इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस, पीरियड ऑफ चेंज, अगर चेंज उस पीरियड को इफेक्ट करता है, उसको पीरियड ऑफ चेंज और फ्यूचर पीरियड में दिखाना है अगर वो दोनों पीरियड को इफेक्ट करके चलता है। क्लासिफिकेशन कैसे करके चलेंगे पी एंड एल के अंदर, वही क्लासिफिकेशन जिसमें आपने पहले दिखाया था। ठीक है, जैसे आपने पहले क्लासीफाई करा हुआ था बिल्कुल सिमिलर मैनर में हम क्लासीफाई उसको करके चल के चलेंगे। अगला क्या है, डिस्क्लोजर। आपको बताना है कि नेचर क्या है और अमाउंट क्या है, जो आपको वो है डिस्क्लोज करके चलनी है, जिसका मटेरियल इफेक्ट है करंट पीरियड के अंदर, या जिसका मटेरियल इफेक्ट होगा सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर। ठीक है जी, बोलो बेटा, अकाउंटिंग एस्टिमेट सबको क्लियर हुआ। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज। चलिए अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, AS1 के अंदर पढ़ा हुआ है ना, क्या पढ़ा हुआ है कि स्पेसिफिक मेथड है ना। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या था, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल है ना, जो अडॉप्ट करे जाते हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करा जा सकता है, आंसर है यस, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करा जा सकता है। ठीक है, जहां पर वो रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट है, या आपको कंप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, या फिर जहां पर कंसीडर करा जाता है कि चेंज की वजह से ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या रहेगी, प्रेजेंटेशन रहेगी। कहेंगे कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर चेंज नहीं करा जाएगा अकाउंटिंग पॉलिसीज, कहना जहां पर आपने अडॉप्ट करी है एक नई अकाउंटिंग पॉलिसी, अडॉप्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग इवेंट और ट्रांजेक्शन, जो डिफर करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि कोई ऐसा इवेंट हुआ है या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जो सब्सटेंशियली इन सब्सटेंस क्या करती है, डिफर करती है जो पहले इवेंट्स होते थे उससे, आपने उसके अंदर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी। ठीक है, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। या फिर आपने कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है इवेंट्स और ट्रांजेक्शन के लिए जो पहले अक्कर नहीं होते थे। ठीक है, या फिर जो इमटेरियल थे पहले, क्या बोला, आपने अडॉप्ट करी है कोई अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स के लिए जो इन सब्सटेंस डिफर करते हैं जो इससे पहले इवेंट्स हुए थे, पहले होते थे इवेंट्स और ट्रांजेक्शन, या फिर आपने अडॉप्ट करी है एक नई अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे इवेंट्स और ट्रांजेक्शन के लिए जो पहले अक्कर नहीं होते थे। ठीक है, डिस्क्लोजर कैसे लेके चलेंगे, अगर कोई भी चेंज हुआ है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जिसका मटेरियल इफेक्ट है वो डिस्क्लोज होना चाहिए। ये हमने AS1 में भी पढ़ा हुआ है कि आपको क्या पता के चलना है, जो आइटम इफेक्ट हो रही है, जो अमाउंट है वो आपको बताना चलनी है। अगर आप नहीं बता सकते तो आपको वो फैक्ट डिस्क्लोज करके चलना है। तो दिस इज समथिंग जो हम ऑलरेडी जो है पढ़ के बैठे हुए हैं। ठीक है बेटा, बस ये था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का अगर मैं क्रक्स एक बार दोबारा से दूं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का बेटा तोड़ लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंदर ना 5 चीजें हैं जिसके ऊपर वो बात करके चलता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंदर 5 ही चीजें हैं जिसके ऊपर बात करके चलेगा। एक वो बात करके चलता है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, दूसरा वो बात करके चलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के बारे में। आपको क्या करना है, जब ये टॉपिक पढ़ना है ना आपको तोड़ लेना है टॉपिक को पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तीसरा वो किसके बारे में बात करके चलेगा, प्रायर पीरियड आइटम के बारे में बात करके चलेगा। ठीक है जी, और चौथा वो किस आइटम के बारे में बात करके चलता है, अगर चेंज हुआ है किसके अंदर, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर। और लास्ट क्या आता है कि अगर चेंज हुआ है अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर। तो ये बेटा 5 चीजें अगर आपको क्लियर है ना तो आपको ये स्टैंडर्ड आता है। इस स्टैंडर्ड के अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, इस स्टैंडर्ड के अंदर और कुछ नहीं है। तो ये 5 चीजें बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए बेटा, आप क्या क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता हूँ मैं, एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर। चलिए एक बार हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अगेन क्वेश्चंस जब मैं यहाँ पर करूंगा तो आई विल टेक अप ओनली द पास पेपर क्वेश्चन, क्योंकि स्टडी मैट के क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, वो एक बार खुद से पढ़ लेना, किसी में डाउट आएगा बता देना। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करें। कहना था अकाउंटेंट ऑफ द मोबाइल लिमिटेड, बेटा कंफर्म करो तो आपके सामने इस बार क्वेश्चन नंबर 8 है ना इस टाइम सामने। यस सर। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द अकाउंटेंट ऑफ द मोबाइल लिमिटेड हैज सॉट योर ओपिनियन विद रेलेवेंट रीजन। कहना रीजन के साथ आपको बताना है कि क्या इन ट्रांजेक्शन को आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानोगे या नहीं मानोगे। ठीक है, कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो आपने 2% की क्रिएट करी थी 31 मार्च 2020 तक, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर आपने क्या करा है,
उसको 3% की प्रोविजन कर क्रिएट करें। मुझे बताओ क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या बेटा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है? एस्टिमेट। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है ना? यस तो सर। दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ठीक है, कंपनी ने क्या करा है, अपने एस्टीमेट्स को रिवाइज करा है। तो जो चेंज करा है इन द रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2% से 3%, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ये सिर्फ करंट ईयर को इफेक्ट करेगा, यानी बेसिकली 21-20-21 को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, करेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, मैनेजमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है एक फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम इन प्लेस ऑफ एड हॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, हमने एक फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम लेकर आ गए, एक एडहॉक पेमेंट की जगह हम क्या करते हैं, अब एक स्कीम लेकर आ गए। तो ये जो बेटा इंट्रोड्यूस करी गई है ना, एक फॉर्मल स्कीम, ग्रेचुटी स्कीम जो इंट्रोड्यूस करी गई है, ये क्या है, ये बेसिकली सब्सटेंशियली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस पॉलिसी। और हमने पढ़ के आए हैं कि इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। देखो यहां ऊपर पढ़ा था, यहां पर पढ़ा था कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर दो चीजें नहीं आती। जहां पर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है किसी ऐसे इवेंट्स के लिए जो इन सब्सटेंस डिफर करती है जो प्रीवियसली अक्रिंग ट्रांजेक्शन से है। और दूसरा आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपने कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी करी है अडॉप्ट किसी ऐसी ट्रांजेक्शन या इवेंट्स के लिए जो अक्कर नहीं होते थे पहले, या इमेटीरियल मटेरियल नहीं थे, है ना। तो ये क्या है आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह हम आप इसको ट्रीट करके नहीं चलोगे, सॉरी, इसको आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह ट्रीट करके नहीं चलेंगे। ठीक है, आई विल नॉट से चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, बट यू विल नॉट टेक इट एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चलो अगला पॉइंट, कहेंगे टिल द प्रीवियस ईयर फर्नीचर को आप डेप्रिशिएट कर रहे थे स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। अब करंट ईयर से आप कह रहे हो यूजफुल लाइफ उसकी चेंज करके 3 साल कर दी। तो बेटा ये भी क्या है, क्या ये भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ही है ना? ये भी तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, क्या ये चेंज इन पॉलिसी है? आंसर है नो, दिस इज नॉट चेंज इन पॉलिसी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ने डिसाइड करा है कि वो पेंशन पे करेगी टू दोज एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 इयर्स ऑफ सर्विस। 5 साल जिनके कंप्लीट हो गए हैं, कहेंगे उनको क्या करेगी, पेंशन पे करेगी। सच एम्प्लॉइज विल गेट अ पेंशन ऑफ 20,000। कह रहे हैं इससे पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। तो बेसिकली दिस इज एज गुड एज अडॉप्शन ऑफ अ न्यू पॉलिसी। क्या ये अडॉप्शन ऑफ बेटा न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी है? यस सर। अगर ये अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी है तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा? आंसर है नो, ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। कहेंगे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड देयर वाज अ चेंज इन द कॉस्ट फार्मूला मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। कहेंगे कॉस्ट निकालने के लिए आपने कॉस्ट फार्मूला चेंज करा है, बिल्कुल। अब ये जो कॉस्ट फार्मूला चेंज करा है ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है, जो ये फॉर्मूला चेंज करा है ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। चलिए पढ़ के देखें। पहले केस के अंदर हमने कहा मोबाइल लिमिटेड ने क्रिएट करी है 2% की प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के लिए। सब्सिक्वेंटली 2021 के अंदर कंपनी ने एस्टिमेट रिवाइज कर दिया। अब कंपनी 3% प्रोविजन क्रिएट करना चाहती है। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये चेंज इन अकाउंटिंग क्या है, एस्टीमेट है, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये सिर्फ करंट ईयर को इफेक्ट होगा। अगला क्या है, AS5 के अकॉर्डिंग जो अडॉप्शन है अकाउंटिंग पॉलिसी की उन इवेंट्स और ट्रांजेक्शन के लिए जो इन सब्सटेंस डिफर करते हैं प्रीवियसली अकरिंग इवेंट से, कहेंगे वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के नहीं होंगे। जो इंट्रोडक्शन है तो ऑफ द फॉर्मल रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है, वो क्या है, एक ट्रांजेक्शन है जो सब्सटेंशियली डिफरेंट है प्रीवियस पॉलिसी से, तो इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। यूजफुल लाइफ जो चेंज करी है नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। नई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है जो जिस उन ट्रांजेक्शंस के लिए जो पहले करनी होती थी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीट करके नहीं चलेंगे, नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, और आखिरी क्या आ जाता है, चेंज इन कॉस्ट फॉर्मूला जो है वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। नेक्स्ट बेटा, बेटा बेला लिमिटेड जो है हैज अ वेकेंट लैंड 20,000 स्क्वायर मीटर बेटा लैंड पड़ी हुई है, विच इट हैड नो इंटेंशन टू यूज इन फ्यूचर, जो हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि फ्यूचर में यूज करेंगे। कंपनी ने क्या करा, डिसाइड करा कि हम इस लैंड को बेच देंगे, ओवर इट्स लिक्विडिटी प्रॉब्लम चल रही थी, उसको टाइट करने के लिए इस लैंड को बेच देंगे और प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपए का बना लेंगे इस लैंड को बेच के। मोर ओवर देयर वॉज अ फायर इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में आग लग गई और कुछ पार्ट था अनयूज फैक्ट्री शेड का वैल्यूड एट 8 लाख, मतलब 8 लाख रुपए का फैक्ट्री शेड का अनयूज था। ठीक है, वो डिस्ट्रॉयड हो गया। लॉस जो था फायर से वो सेट ऑफ हो गया, जो हमें जमीन बेच के प्रॉफिट मिला। ठीक है, और प्रॉफिट जो है इन्होंने 2 लाख रुपए का डिस्क्लोज करके चल दिया नेट प्रॉफिट सेल ऑफ एसेट से। यानी क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सही है? जरा खुद सोच के बताओ, क्या दोनों चीजें बेटा मटेरियल नहीं है क्या? क्या ये दोनों चीजें मटेरियल नहीं है? हमने ये कौन सी आइटम है कहीं ना कहीं, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? देखो जो हमने लैंड बेची है,
ठीक है, वेकेंट लैंड हमारे पास पड़ी हुई थी, एक वेकेंट लैंड थी, एक फैक्ट्री शेड के अंदर आग लगी है। कह रहे जो फैक्ट्री शेड के अंदर आग लगी है बेटा, क्या वो आपके लिए एक तरह से देखा जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है क्या? या फिर यस जो सर। हमने जमीन लिक्विडिटी प्रॉब्लम को कवर करने के लिए, एक तरह से क्या ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी तो नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्लियरली हम डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं भाई ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो AS5 कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर डिस्क्लोज करनी चाहिए एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। कह रहे जो भी नेचर और अमाउंट होता है हर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, उसको आपको सेपरेटली दिखाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका इंपैक्ट करंट प्रॉफिट या लॉस के ऊपर परसीव करा जा सके। कहेंगे गिवन केस के अंदर जो हमने लैंड बेची है टू टाइड ओवर लिक्विडेशन प्रॉब्लम एज वेल एज फायर जो है फैक्ट्री के अंदर, कहेंगे वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। दीज आइटम्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो दोनों इवेंट्स जो है वो मटेरियली नेचर है, और वो ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली करोगे। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, सेट ऑफ जो इन्होंने करा है लॉस को, 10 लाख के गेन को और 8 लाख के लॉस को, ये सेट ऑफ करके आपस में, ये सेट ऑफ करना गलत है, आपको अलग अलग दिखा के जाना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है लैंड बेचने के ऊपर और कितना लॉस हुआ है आपकी वजह से, आपको वो सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बढ़ सकता हूं आगे? नेक्स्ट, RTP नवंबर 2021 का क्वेश्चन। There was a major theft of the stores valued at 10 lakh in the preceding year, which was detected only during the current financial year. How will you deal with the information in preparing the financial statement for year ended 31st March 21? कहेंगे मेजर चोरी हुई है बेटा, किसकी? स्टोर्स की जो भी सामान था, 10 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल, लेकिन वो डिटेक्ट कब हुआ है? करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब मुझे बताओ कि इसको कैसे डील करके चलोगे? क्या मैं इसको प्रायर पीरियड आइटम बोल सकता हूँ? कैन आई से दिस एज अ प्रायर पीरियड आइटम? यस सर। क्यों? क्योंकि पिछले साल की आपकी कहीं ना कहीं इन्वेंट्री जो है क्या ओवर स्टेटेड है? सर। तो पिछले साल का प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा, क्योंकि पिछले साल चोरी हुई थी लेकिन पता लगी इस साल। अब 10 लाख रुपए की जब चोरी हो गया था सामान, तो आपकी जो इन्वेंट्री है कहीं ना कहीं जब आपकी पिछले साल नॉलेज में नहीं आई है, तो आपके पास क्या आ रहा होगा? क्या 10 लाख रुपीज की आपके पास जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा आ रही होगी? 10 लाख रुपीज की इन्वेंट्री ज्यादा आ रही होगी तो 10 लाख रुपए का बेटा प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा होगा। अब यस 10 सर। लाख रुपए का प्रॉफिट आपका ज्यादा आ रहा होगा, है ना? तो यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मुझे करंट ईयर के अंदर, किस तरीके से? प्रायर पीरियड आइटम की तरह। तो मुझे इसको प्रायर पीरियड आइटम की तरह डील करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? करंट ईयर का ओपनिंग जो है इन्वेंट्री, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और जो पिछले साल से तुम प्रॉफिट आगे लेकर आए हो मुझे उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बताना होगा कि इसका इंपैक्ट जो है वो क्या पड़ेगा। ठीक है, ठीक, क्लियर है? ओके सर। ओके। अब यहां पर एक और ऑल्टरनेटिव लिया जा सकता है। कहते हैं कि अगर हम ये मान के चलें कि जो आपने इन्वेंट्री की वैल्यू ली होगी वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद करी होगी, यानी स्टॉक वेरीफाई करने के बाद, फिजिकली स्टॉक काउंट करने के बाद, फिर आपने क्या लिखा होगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड करी होगी। तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए? बस एक डिस्क्लोजर दे देना चाहिए कि भाई चोरी हुई थी और रिजल्टिंग लॉस जो है वो इतना था। आप करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका डिस्क्लोजर देके चलोगे। ठीक है, चलो एक बार पॉइंट ये पढ़ के देखते हैं, फिर सेकंड पे जाएंगे। कहेंगे ड्यू टू द मेजर थेफ्ट ऑफ द स्टोर्स इन द प्रीसीडिंग ईयर व्हिच वाज डिटेक्टेड ओनली ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, देयर वाज एन ओवरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। दिस मस्ट हैव रिजल्टेड इन द ओवरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। यही बोला था मैंने आपको कि क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा गई होगी पिछले साल की, तो ओवर प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हुआ होगा जो आगे करंट ईयर के अंदर आया। तो कह रहे हैं एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी करंट ईयर के अंदर एज प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, accordingly adjustment relating to both opening inventory and profit brought forward year should be disclosed in statement of P&L together with nature and amount in the manner their impact on current profit or loss can be perceived. Alternatively, it may be assumed in the preceding year the value of inventory of stores as found out by the physical verification of inventory was considered in preparation of financial statement of preceding year. In such a case, only the disclosure एज टू थेफ्ट। कह रहे हैं अगर आप ये मान के चल रहे हो कि जो इन्वेंट्री है फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ली गई है, तो ऐसे केस के अंदर आपको सिर्फ क्या करना चाहिए? डिस्क्लोजर देना चाहिए कि भाई चोरी हुई थी और उसके रिगार्डिंग करंट लॉस जो है वो इतना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस यस सर। सर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ने डिसाइड करा है कि पे करेंगे उन एम्प्लॉयज को जो रिटायर हुए हैं 5 साल कंप्लीट करने के बाद। उन एम्प्लॉयज को 20,000 पर मंथ पेंशन मिलेगी,
देयर वाज नो सच स्कीम ऑफ पेंशन, पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं थी पेंशन की। क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? तुम मुझे बताओ, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? क्या नहीं है ना, चेंज इन अकाउंटिंग नहीं। पॉलिसी नहीं है ना। बस देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बार बार देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। कह रहे हैं नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जो अडॉप्शन है अकाउंटिंग पॉलिसी की ऐसे इवेंट्स और ट्रांजैक्शन के लिए जो इन सब्सटेंस डिफर करते हैं प्रीवियसली अकर इवेंट से, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होते। अकॉर्डिंगली जो एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करी गई है पे करने के लिए, ठीक है, कहेंगे रिटायर्ड इंप्लॉइज को फॉर इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन जो पहले अकर नहीं होती थी, इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हम नहीं मानेंगे, नॉट ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। XYZ लिमिटेड जो है वो क्या है, फाइनलाइज कर रही है अपने अकाउंट्स। कंपनी की टैक्स असेसमेंट कंप्लीट हुई है 14 फेब को। 5.40 करोड़ की डिमांड है। कंपनी ने एंटायर ड्यू पे कर दिया अंडर द प्रोटेस्ट विद विदाउट प्रेजुडिस टू इट्स राइट टू अपील। कंपनी ने क्या करा है, अपील फाइल करी है एपीलेट अथॉरिटी के आगे, और ग्राउंड्स ऑफ अपील के अंदर टैक्स ऑन एडिशन जो है, वेर इन ग्राउंड्स ऑफ अपील कवर टैक्स ऑन एडिशन मेड इन असेसमेंट ऑर्डर फॉर अ सम ऑफ 3.70। बेटा 5 करोड़ 40 लाख रुपए की डिमांड है। कंपनी ने क्या करा, जितना भी टैक्स था वो पे कर दिया, ठीक है। और कंपनी ने क्या करा, फिर अपील करी है। जो अपील करी है हमने किसके रिगार्ड में करी, 3 करोड़ 70 लाख के रिगार्ड में अपील करी है। इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये हो गया कि हम मान के चल रहे हैं कि 1 करोड़ 70 लाख के रिगार्ड में हम अपील नहीं करके चल रहे हैं, है ना। 1 करोड़ 70 लाख का तो हम मान रहे हैं कहीं ना कहीं, हाँ जी यार ये गलती हुई है हमसे, है ना, राइट और रॉन्ग कहने, क्योंकि कंपनी अब ये 1 करोड़ 70 लाख के अगेंस्ट अपील ही नहीं कर रही है, ठीक है। ये जो एडिशन हुई है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना चाहिए, प्रोविजन बुक करनी चाहिए या एक्सपेंस इधर दिखाना चाहिए किस साल के अंदर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है जी। हाउएवर जो अमाउंट आपने ये प्रोटेस्ट में पे करी हुई है ना, जो आपने अमाउंट प्रोटेस्ट के अंदर पे करी है, वो आपको लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस की तरह दिखाना चाहिए या शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस की तरह दिखाना चाहिए एज द केस में भी, और डिस्क्लोजर देके चलना चाहिए कंटीजेंट लाइबिलिटी का 3.70 करोड़ का, कि 3.70 करोड़ हमें देने पड़ सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या कर लेना चाहिए, कंटीजेंट लाइबिलिटी की तरह इसको दिखाना चाहिए। मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलूं आगे। यस सर। Yes. नेक्स्ट 8 नवंबर 2020 का सवाल, ठीक है। The accountant of the Virush Limited has sought your opinion with the relevant reason whether the following transaction will be treated as change in accounting policy or not for the year ended 31st March 2020. Please advise him in the following situation in accordance with provision of accounting standard. Current till the previous year, machinery was depreciated on straight line basis over a period of 5 years. Current year से फर्नीचर को 3 साल में लेकर जाएंगे। क्या रिपीटेड क्वेश्चन ही आ गया? ये क्या है आपका, क्या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है ये? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, एक फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम लेकर आए हैं इन प्लेस ऑफ एडहॉक एक्स ग्रेशिया। ये भी आपका क्या चेंज इन अकाउंटिंग, ये क्या है आपका, क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ये? नहीं सर, नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 13, रिपीटेड पॉइंट है, रिपीटेड फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम लेकर, अगला पॉइंट भी रिपीटेड है। देखो घूम फिर के वही सेम पॉइंट्स आ रहे हैं। कह रहे हैं जिन्होंने 5 साल काम कर रहे हैं उनको क्या देंगे, 20,000 पेंशन देंगे पर मंथ। तो दोनों पॉइंट रिपीटेड है। क्या दोनों को चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानेंगे? नहीं सर, दोनों ही चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। बस 3 क्वेश्चन बचे हैं बेटा, फिर खत्म आपका स्टैंडर्ड। टीक्यू साइकिल लिमिटेड क्या है, मैन्युफैक्चर करता है बाईसाइकिल, और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। गवर्नमेंट ने क्या करा, मिनिमम वेज पेबल जो है वर्कर को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा दी। कह रहे 1 जनवरी 2022 से जो है वेजेस जो है वो बढ़ेगी ड्यू टू लेजिस्लेटिव चेंज। एडिशनल वेजेस जो हमें देनी पड़ेंगी वो 30 लाख रुपए की देनी पड़ेगी, ठीक है। द मैनेजमेंट आस्क फाइनेंस मैनेजर कि वो चार्ज करे इस 30 लाख रुपए को प्रायर पीरियड आइटम की तरह जब वो फाइनलाइज कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्दर फाइनेंशियल मैनेजर का व्यू ये है कि ये आइटम जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है की तरह भी इसको डिस्क्लोज करना चाहिए, अब नॉर्मल है इसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम की तरह डिस्क्लोज करके चलो, ठीक है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वास्ता देते हुए बताना है कि क्या होना चाहिए। अच्छा चलो बताओ जरा मुझे,
किस वजह से चेंज हुआ है? किस वजह से चेंज हुआ है बेटा? क्या लेगिस्लेशन की वजह से चेंज हुआ है? लेगिस्लेटिव चेंज है ये? Yes, sir. क्या मैं इसको प्रायर पीरियड आइटम बोल सकता हूँ क्या? क्वेश्चन इज, क्या मैं इसको प्रायर पीरियड आइटम बोलूं क्या? नहीं ना। इसको प्रायर पीरियड आइटम ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? सर प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या पढ़ के आए हो तुम लोग? प्रायर पीरियड आइटम का मतलब यही पढ़ा है ना कि इनकम और एक्सपेंस जो करंट ईयर में राइज हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ द एरर और ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है। क्या ये गलती थी क्या? ये गलती थोड़ा ना नहीं. है, नो सर। ओमिशन थोड़ा ना है ये। तो इसको प्रायर पीरियड आइटम नहीं कह सकते। तो जब आपने इसका आंसर देकर आना है, आपने पहले बता कर आना है कि भाई ये जो है ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, इसको प्रायर पीरियड आइटम की तरह मत ले लेना। इसको हम एरर या ओमिशन नहीं बोल सकते। अब जितना भी खर्चा है 30 लाख रुपए का, इसको मुझे क्या मानना चाहिए? करंट ईयर का खर्चा मान के चलना। किस साल का खर्चा मान के चलना होगा? 2022-23 का खर्चा मान के चलना होगा और उसको पीएनएल के अंदर चार्ज करके चलना होगा। ठीक है। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, अरे कहां से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? मुझे बताओ, क्या आप इंप्लॉइज को जो वेजेस देते हो, क्या वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है क्या वो? तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बोल सकते हैं? तो अगर आप उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल रहे हो वो भी गलत है। ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलो वो गलत है। यस, AS5 के अंदर उसने ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंदर कुछ चीजें बोली हुई है कि जहां पर आपकी आइटम जो है इनकम या एक्सपेंस का वो ऐसा है, उसकी नेचर या अमाउंट ऐसा है कि उसका डिस्क्लोजर जो है वो रेलिवेंट है कि समझाने के लिए एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को, तो आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी एडिशनल हमारी लाइबिलिटी है कितने की? 30 लाख रुपए की। तो आप उसका सेपरेटली डिस्क्लोजर देके चल सकते हो। ठीक है। कौन से ईयर के एंड में? 31 मार्च 2023 की फाइनेंशियल में जरा पढ़ के देख लो बेटा एक बार आंसर ये। एज पर एस भाई, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। प्रायर पीरियड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंस व्हिच अराइज इन द करंट पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन। ठीक है। द टर्म डज नॉट इंक्लूड अदर एडजस्टमेंट नेसेसिटेटेड बाय द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द प्रायर पीरियड आर डिटरमिन्ड इन द करंट पीरियड। It is given that revision of wages took place in April 22 with retrospective effect. ठीक है। It cannot be taken as error or omission. Hence, this expenditure cannot be taken as prior period item. The full amount of wages payable to worker will be treated as expense of current year and charged to P&L. It may be mentioned कि additional wages क्या है? वो expense है rising from ordinary activities. ये expense qualify नहीं करेगा as extraordinary item. Therefore, finance manager incorrect है treat करने में increase को as extraordinary. ठीक है। When the items are of such नेचर, साइज और इंसिडेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस को समझाने के लिए, तो आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलो। हम 30 लाख रुपए एडिशनल वेज लाइबिलिटी सेपरेटली डिस्क्लोज कर देंगे फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बोलो बेटा, क्लियर है? Yes, sir. चलिए अगला सवाल। आप वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ठीक है। प्रायर पीरियड आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी। ठीक है। अब इसके आंसर के साथ ही चलो यहाँ पे देख लेते हैं, चलो। ठीक है। सबसे पहले क्या है? एक्चुअल बैड डेब्ट जो है टर्न आउट बी मोर देन प्रोविजन। अगर हमारे एक्चुअल बैड डेब्ट प्रोविजन से ज्यादा हो गए तो बोलो क्या है ये? अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर चेंज है ना, क्योंकि आप प्रोविजन जो क्रिएट करके चलते हो एस्टिमेट बेस्ड पे करके चलते हो, है ना? तो दिस इज योर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ये आपका क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। हाँ जी बच्चों, बच्चों रियली सॉरी। ठीक है, वो कोई आ गए थे। चलिए, चेंज फ्रॉम द कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर मेजरमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी। बेटा अब यहाँ पर क्या है? कॉस्ट मॉडल से हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे गए हैं, तो यहाँ पे ये क्या है? ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल है, कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ के अंदर आपको ग्रांट नहीं मिलती है, आपने ऑपरेटिंग लीज को फाइनेंस लीज ट्रीट कर लिया, तो ये क्या है? ये एरर या ओमिशन है, तो इसको हम प्रायर पीरियड आइटम लेकर चलेंगे।
आपने क्या करा, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ये भी आपका क्या है, एरर या ओमिशन की वजह से हो गया है ना, तो प्रायर पीरियड आइटम है। लेजिस्लेटिव चेंज है हैविंग द लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, लेजिस्लेटिव चेंज हुआ है लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर चेंज करा है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल हुई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। डेप्रिसिएशन का रेट चेंज हुआ है, ठीक है, अप्लाई कर दी 10% डेप्रिसिएशन इंस्टेड ऑफ 15%। अब ये गलती है, ये ओमिशन है ना, एरर है ये कहीं ना कहीं, दिस इज एरर। तो प्रायर पीरियड आइटम, यूजफुल लाइफ के अंदर चेंज करा है, एस्टिमेट है। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा अब अगला पॉइंट सर कह रहे हैं मैनेज। हाँ जी बच्चों बोलो। सर ये जो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है, इसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर रहे हैं ऊपर, नहीं डब्ल्यू नहीं बच्चे, डिविजन कर रहे आप हैं। एक चीज, मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कहां पर कह रहे हैं, यहाँ पर। ये चेंज 7th वाला, हाँ हाँ बेटा, जी। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ओनली बेटा, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज चेंज इन एस्टीमेट ओनली। वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मान रहे हैं ना, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ध्यान रखना है। मेथड ठीक अगर है। आप चेंज कर रहे हैं, क्यों, डेप्रिसिएशन क्या है, एक एस्टिमेशन ही है ना, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर बेस्ड होती है, आपकी यूजफुल लाइफ कितनी है ना, रेजिडुअल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, यही सब बेस बनता है ना डेप्रिसिएशन के लिए आपका। यस। दिस इज द चेंज इन ठीक है। अकाउंटिंग एस्टिमेट ओनली बेटा, ध्यान रखना, ये स्पेशल पॉइंट है, यहाँ गलती होती है बच्चों से। बहुत सारे ओके बच्चे सर। यहाँ पे चेंज अकाउंटिंग क्या ले जाते हैं, पॉलिसी ले जाते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ द प्लूटो लिमिटेड ने ओपिनियन मांगी है कि क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है, चलो बताएंगे जरा। रिपीटेड पॉइंट आ गया, इंट्रोड्यूस करिए फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम इन प्लेस ऑफ एडहॉक, ये क्या है आपका, नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मैनेजमेंट ने डिसाइड करा एम्प्लॉइज को पे करेंगे जो रिटायर्ड हुआ है, बस अमाउंट चेंज कर दिया, 25,000 पर मंथ पे करेंगे, ऐसी पहले कोई स्कीम नहीं थी, नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2.5% था, 5% कर दिया, ये भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, तो नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कहेंगे कॉस्ट फॉर्मूला चेंज हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का, अरे कॉस्ट फॉर्मूला चेंज कर दिया, ये है आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कंप्यूटर को डेप्रिशिएट कर लेते स्टेट लाइन बेसिस के ऊपर, अब यूजफुल लाइफ चेंज कर दी, ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, तो ये भी नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। खत्म, पढ़ लेना अपने आप आंसर, बस आपका फोर्थ है जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, बाकी नहीं है। डन बेटा, बेटा आपका यस सर। AS5 खत्म कर दिया हमने, आई थिंक विद इन लेस देन 1 आवर हमने AS5 देखो वाइंड अप कर दिया। मैं बेटा आपको हर बार एक चीज समझाता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जब पहली बार हम पढ़ते हैं तब टाइम लगता है, लेकिन जब हम रिवीजन मोड में आते हैं तब टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप आइडिया देखेंगे हमने अब तक कितने कंसेप्ट, हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने AS1 रिवाइज कर लिया है, हमने AS4 कर लिया है, AS5 कर लिया है, AS3 कर लिया है, और AS13 के हमने कंसेप्ट प्लस जो बेयर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है हम वो रिवाइज कर चुके हैं। अगर आप टोटल टाइम देखेंगे ना, कुछ बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं लगा है इन सब चीजों को रिवाइज करने में। ठीक है, चलिए बेटा अब आज मैं इतना ही रख रहा हूँ, व्हाट आई विल डू, आई विल इन्फॉर्म द टाइमिंग्स ऑफ द रिमेनिंग रिवीजन सेशन टुडे, कि कल मेरी टाइमिंग्स आपके साथ क्या रहेगी, कल हम रिवाइज करेंगे डेफिनेटली एक और टॉपिक। ठीक है, ऑन एंड ऑन ट्यूसडे ऑल्टरनेट आई विल बी टेकिंग योर अनदर क्लास, ठीक है, जिसके अंदर हम और टॉपिक्स मतलब डेली बेस के ऊपर कुछ ना कुछ बच्चे हम रिवाइज करते रहेंगे। आप लोगों ने बस जितना मैं डेली करवा रहा हूँ, जो फाइल शेयर करता हूँ, वो आपने एक बार जरूर पढ़ लेना, उतना पढ़ते रहो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ते रहे, साथ साथ वो टॉपिक्स रिवाइज करते हैं, सफिशिएंट है बेटा। ठीक है, और जो हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स करेंगे वो आप लोगों ने साथ साथ सॉल्व करने हैं मेरे। ठीक है, और खुद से भी उसको घर पे टाइम देके प्रैक्टिस करनी है, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम करेंगे जल्दी, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन व्हिच आई विल टेक अप इन क्लास, एंड देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जो आपने फिर घर पे टाइम लगाना। ठीक है जी, चलो आई विल एंड दिस सेशन, थैंक यू सो मच बच्चों।